अगर सेना यह सब नहीं चाहती तो हमारे पास उनके लिए कोई जगह नहीं होती। हम विद्रोह के 12वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं और ईरान में स्थिति आधिकारिक रूप से नियंत्रण से बाहर हो गई है। अब हम सिर्फ सड़कों पर नारेबाजी नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पुलिस थानों पर हमला हो रहा है, कमांडरों को दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है और शहर के चौक में झंडे जलाए जा रहे हैं। जैसे ही आयतुल्लाह इंटरनेट बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, अमेरिका ने एक स्पष्ट संदेश भेजा है, हत्या बंद करो नहीं तो हम तुम्हें रोक देंगे। यहाँ जमीन से ताज़ा जानकारी है, और भी ज़्यादा शहर इस क्रांति में शामिल हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों में देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में और उनकी संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ईरानी सोशल मीडिया पर एक वायरल क्लिप में एक महिला प्रदर्शनकारी खून से सना चेहरा लेकर नारा लगा रही है कि अब उसे डर नहीं लगता, देखिए। ऐसे क्लिप्स और वीडियो लोगों को सड़कों पर लाने का काम कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि अब बदलाव का समय आ गया है। और इन प्रदर्शनों में एक खास बात भी है जो देश में पहले हुए प्रदर्शनों से अलग है। आप देख सकते हैं कि ये प्रदर्शन ज़्यादा विकेंद्रीकृत और भौगोलिक रूप से फैले हुए हैं। अब छोटे शहर और कस्बे भी इसमें शामिल हो रहे हैं, जिससे सरकार के लिए इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो गया है। और जैसे जैसे प्रदर्शनों का आकार हर दिन बढ़ता जा रहा है, यह तानाशाही के लिए और भी खतरनाक होता जा रहा है। कुछ राजनीतिक विज्ञान रिपोर्टों के अनुसार इन प्रदर्शनों में भागीदारी दर उस महत्वपूर्ण 4% सीमा तक पहुंच रही है। इसे व्यापक रूप से एक पतन को ट्रिगर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। 4 संख्या छोटी लग सकती है, लेकिन याद रखिए, ईरान 90 मिलियन लोगों का देश है। इसका मतलब है कि आबादी का 4% यानी 36 मिलियन लोग विरोध कर रहे हैं। यह किसी भी सरकार के लिए डरावना दृश्य है। तानाशाही की तो बात ही छोड़िए। अब जाहिर है, इसमें एक महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर भी है। किसी ऐसे देश में प्रदर्शनकारियों की संख्या की पुष्टि करना असंभव है जो पारदर्शिता पसंद नहीं करता। लेकिन हमें कुछ रिपोर्ट्स मिल रही हैं और हम कई शहरों में सुरक्षा बलों के बस हार मानने के कुछ फुटेज भी देख रहे हैं। इनमें से कई क्लिप्स में हम देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी सिर्फ पत्थरों से सुरक्षा बलों से लड़ रहे हैं। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर क्लिप में देख सकते हैं, कई मामलों में पत्थर असल में लड़ाई जीत रहे हैं और सुरक्षा बल उस इलाके से भाग रहे हैं, कभी कभी तो शहर से भी भाग रहे हैं। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कई अलग अलग बड़े शहरों के वास्तव में आज़ाद होने की रिपोर्टें आ रही हैं। यहाँ एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि ईरान का दूसरा सबसे बड़ा शहर मोसाद, जिसकी आबादी 40 लाख है, वास्तव में आज़ादी के करीब है क्योंकि प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। इस विद्रोह का सबसे प्रतीकात्मक वीडियो वास्तव में इसी शहर से कल रात ही सामने आया था। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी इस्लामी शासन के झंडे को शहर के केंद्र में उतारते हैं और उसे फाड़ देते हैं। ऐसे देखिए, हम बशर अल असद का झंडा उतारते हैं। उसी शहर में हम एक और फुटेज में देखते हैं कि प्रदर्शनकारी IRGC की पैरामिलिट्री वॉलंटियर फोर्स की बस को आग लगा रहे हैं। यह मूल रूप से वही सेना है जिसका इस्तेमाल आयतुल्लाह किसी भी विरोध को दबाने के लिए करता है। फिर उसी शहर में हमारे पास एक और फुटेज आती है जिसमें दिखाया गया है कि प्रदर्शनकारी एक धार्मिक स्कूल पर हमला कर रहे हैं और इमारत को आग लगा रहे हैं। कई ईरानी इन स्कूलों को समस्या का स्रोत मानते हैं क्योंकि जैसा कि आप में से कई लोग पहले से जानते होंगे, ईरान एक धर्मशासित देश है और इन धार्मिक स्कूलों में से कई सरकार की तरह एक शाखा बन गई हैं जो मूल रूप से आने वाली पीढ़ियों का ब्रेन वॉश करने का काम करती हैं। अब यहीं पर चीज़ें दिलचस्प हो जाती हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि कुछ धार्मिक नेता, कुछ मौलवी भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं और आयतुल्लाह खामेनेई को हटाने की मांग कर रहे हैं। इसे सुनिए। मैं इस आपराधिक सरकार का विरोध करता हूं। ईश्वर खुमैनी को श्राप दे, जिसने देश को ऐसी बदहाली में डालकर जनता, ईरान और धर्म को नुकसान पहुंचाया।
सभी लोगों के लिए यह अनिवार्य है कि वे उठ खड़े हों और इस दुष्ट हत्यारी सरकार की संरचना को चीर फाड़ दें। ईश्वर खुमैनी और खामेनेई को श्राप दे। ईश्वर खुमैनी और खामेनेई को श्राप दे। खुमैनी और उनका परिवार। धन्यवाद हाजी आगा। खुमैनी को मौत, खुमैनी को मौत। हाँ हाँ हाँ। मैं खुमैनी की कब्र पर थूकती हूँ। शाबाश शाबाश शाबाश। कल हमने प्रदर्शनकारियों का एक वीडियो भी देखा जिसमें वे कमांडर हुसैन सुलेमानी की मूर्ति को गिरा रहे थे। जैसा कि आप में से कई लोग याद कर सकते हैं, यह वही कमांडर थे जिन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने 2022 में एक ड्रोन हमले में मार गिराया था। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि देश का माहौल कितना बदल चुका है। आपकी स्क्रीन पर 2020 में इस कमांडर के सार्वजनिक अंतिम संस्कार की झलक है। इतने सारे लोग असल में उस मुख्य स्थान पर पहुंचे जहां यह हो रहा था और बहुत से लोग इसमें शामिल भी हुए। बस आप जानते हैं, अपने अपने शहरों में लोग सचमुच रो रहे थे, नारे लगा रहे थे और बस उसके समर्थन में चिल्ला रहे थे क्योंकि उसकी मौत हो गई थी और अब वे उसकी मूर्तियां गिरा रहे हैं। यही वजह है कि पूरे देश में ईरानी शहरों में बगावत हो रही है। यहाँ आप कराच शहर देख सकते हैं। इसकी आबादी 1.5 करोड़ है और ऐसा लगता है कि प्रदर्शनकारियों ने इसे आज़ाद करा लिया है। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और अब तक आज़ाद हुआ सबसे बड़ा शहर भी है। यह ईरान के औद्योगिक केंद्रों में से एक भी है। तेहरान के पश्चिम में स्थित यह एक महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र है जो तेहरान को कैस्पियन सागर से जोड़ता है। और जाहिर है एक महत्वपूर्ण अस्वीकरण, फिर से कुछ रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि शहर अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है। लड़ाई अभी भी जारी है और हम लड़ाई के जारी रहने की फुटेज देख रहे हैं, लेकिन हमें ठीक से नहीं पता कि यह फुटेज कब की है। यहाँ देखिए, प्रदर्शनकारी ईरानी सुरक्षा बलों से लड़ रहे हैं। अब हम कल की सबसे चौंकाने वाली क्लिप्स में से एक पर पहुंचते हैं। ईरान के शहर शहर में एक पुलिस स्टेशन के कमांडर को दिन दहाड़े गोली मार दी गई और जिस समूह ने यह कृत्य किया उन्होंने वास्तव में इसका वीडियो जारी किया। यह समूह ईरानी बलोच समूह है जिसे जसार अल उद कहा जाता है। उन्होंने वह फुटेज जारी की है जिसे हम YouTube पर स्पष्ट रूप से नहीं दिखा सकते, लेकिन इस फुटेज में हम एक कार में बैठे यात्री का दृष्टिकोण देख सकते हैं। उसके पास एक AK-47 है। कार एक दूसरी कार के पास जाती है जिसमें हम मान सकते हैं कि कमांडर बैठे थे और फिर AK-47 चलती है और उसके बाद कार वहां से चली जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे हम नेटफ्लिक्स पर नार्कोस देख रहे हों, लेकिन यही अब ईरान की हकीकत है। समस्या यह है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके आधार पर ऐसा लग रहा है कि शासन कुछ भयानक चीज के लिए तैयारी कर रहा है। अब मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल 12वां दिन है। असल में जब तक आप लोग यह वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद यह विरोध का 12वां दिन हो चुका होगा। अब यह बहुत से लोगों के लिए एक प्रतीकात्मक बिंदु हो सकता है। जैसा कि आप याद कर सकते हैं, पिछले साल इजराइल ईरान युद्ध 12 दिन चला था, इसलिए इसे 12 दिनों का युद्ध कहा गया। ईरानियों, खासकर शासन के लिए कई समस्याएं शुरू हुईं या इस युद्ध से और बढ़ गईं। लोगों ने देखा कि ईरानी सेना के पास इजराइल के खिलाफ टिकने की कोई क्षमता नहीं थी और यह एक सरकार के लिए बहुत बुरी खबर है जिसने अपनी वैधता इस दावे पर बनाई है कि वे इजराइल से लड़ सकते हैं। इसीलिए रिपोर्ट्स के अनुसार इस्लामी शासन देश में पूरी तरह इंटरनेट बंद करने की तैयारी कर रहा है, कम से कम 12वें दिन के लिए। सुनिए, यह वह संदेश है जो ईरान के पूर्व शाह के बेटे ने जारी किया था। मेरे हमवतन भाइयों, आज बुधवार 7 जनवरी को पूरे ईरान में आपकी मौजूदगी अभूतपूर्व थी और यह कल की योजना के लिए तैयार रहने की घोषणा है। गुरुवार 8 जनवरी रात 8 बजे बुलावा है।
बिल्कुल, हमें ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि शासन बहुत डरा हुआ है और एक बार फिर इंटरनेट काटने की कोशिश कर रहा है। जान लीजिए कि हमारा संपर्क कभी नहीं टूटेगा, चाहे वह ईरान में सैकड़ों हजारों स्टारलिंक डिवाइसों के जरिए हो या ईरान इंटरनेशनल और मीनोडो टेलीविजन नेटवर्क्स के जरिए। लेकिन अगर शासन ऐसी गलती करता है और इंटरनेट काट देता है, तो वही अपने आप में आपकी मौजूदगी जारी रखने और सड़कों पर कब्जा करने का एक और आह्वान होगा। इस तरह आप इस शासन के ताबूत में एक और कील ठोकेंगे, आप विजयी होंगे। ईरान जिंदाबाद। अभी यही ठीक वही है जो पहले भी हुआ था जब ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट से देख सकते हैं। पिछले कुछ दशकों में ईरान में कई बार विरोध प्रदर्शन हुए हैं और हर बार दुर्भाग्यवश शासन बच गया है। तो वे कैसे बच गए? खैर, दुखद सच्चाई यह है कि यह धर्मशाही बेहद क्रूर है और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो इस धर्मशाही का समर्थन करते हैं। इसका मतलब है कि जब भी हालात बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाते हैं, वे इंटरनेट बंद कर देते हैं और बेरहमी से लोगों की हत्या करना शुरू कर देते हैं। यही तरीका है जिससे आयतुल्ला ने अब तक अपनी सत्ता पर पकड़ बनाए रखी है। बिल्कुल टुल्टी बबकील, बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी ऐसा ही होगा, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहाँ मैं दो अलग अलग बातें बताना चाहता हूँ जो इस बार मौजूद हैं, जो पहले के दमन में मौजूद नहीं थीं, जो धर्मतंत्र ने किए थे। पहली बात यह है कि जाहिर है स्टारलिंक की वजह से शासन के लिए इंटरनेट बंद करना अब पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल होगा। अब आप में से कुछ लोग शायद पहले से जानते हों, लेकिन स्टारलिंक एलन मस्क की नई कंपनी है जो आपको सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट दे सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे फ़ोन में होता है। इसका मतलब है कि आपको किसी भी केबल या तार या ऐसी किसी चीज़ पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक स्टारलिंक टर्मिनल की ज़रूरत होगी। टर्मिनल ऑन करते ही वह सैटेलाइट से जुड़ता है और आपको वाईफाई मिल जाता है। मैं ईरानी कानून का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे पता है, मुझे लगता है कि ईरान में स्टारलिंक टर्मिनल बेचना गैर कानूनी है। लेकिन हमें पता है कि लगभग हजारों, शायद दसियों हजार टर्मिनल तस्करी करके लाए गए हैं। तो इससे सुरक्षा बलों के लिए इंटरनेट को पूरी तरह बंद करना मुश्किल हो जाना चाहिए। और दूसरी बात, जो कि निश्चित रूप से बड़ी बात है, वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। पिछले 2 हफ्तों में राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर ईरानी बल निर्दोष प्रदर्शनकारियों की हत्या करना शुरू करते हैं तो वे इसमें हस्तक्षेप करेंगे। अब हत्याएं लगातार हो रही हैं। असल में हमें गैर लाभकारी संगठनों की सार्वजनिक रिपोर्टों से पता चला है कि ईरानी बलों ने अब तक लगभग 30 से 35 लोगों की हत्या कर दी है। लेकिन अगर यह संख्या काफी बढ़ जाती है तो अमेरिका के शामिल होने की संभावना भी काफी बढ़ जाती है। शायद इजराइल के शामिल होने की भी, या शायद सिर्फ इजराइल के शामिल होने की भी। असल में ठीक पिछली रात 8 जनवरी को व्हाइट हाउस के एक व्यक्ति ने ईरान इंटरनेशनल को बताया कि अगर ईरान प्रदर्शनकारियों की हत्या शुरू करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका जवाब देगा। तो यह निश्चित रूप से वही बात है जिसकी पुष्टि राष्ट्रपति अब सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। अमेरिका की भागीदारी का मतलब हमेशा सैनिक भेजना नहीं होता, जैसे वेनेजुएला में हुआ था और पहले भी कुछ राष्ट्रपतियों के समय देखा गया है। लीबिया में अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अमेरिकी वायु सेना ही प्रदर्शनकारियों को उनके लक्ष्य हासिल करने में मदद करने के लिए काफ़ी थी। ऐसा फिर हो सकता है, कुछ विशेषज्ञ अपनी राय साझा कर रहे हैं। मदुरो की गिरफ्तारी के बाद से हमने प्रेस में जिस मुद्दे के बारे में बहुत पढ़ा है वह ये है कि उनके करीबी लोगों के समूह में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने घुसपैठ कर ली थी और इसी ने इस ऑपरेशन को कुछ ही घंटों में सफलतापूर्वक अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई। मूल रूप से क्या अमेरिका या उसके साझेदार देश जैसे कि इजराइल के पास ईरान में ऐसी क्षमता है, यही एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर हम 2025 की गर्मियों में हुई 12 दिन की जंग को देखें तो साफ तौर पर इजराइल, निश्चित रूप से अमेरिका में मुझे पूरा यकीन है कि उनके पास ईरानी शासन के अंदर कई आंखें और कान हैं, वरना वे उस तरह की टारगेटेड हत्याएं नहीं कर सकते थे जो उन्होंने की हैं। राष्ट्रपति ट्रंप बिना किसी जोखिम और बिना जमीनी सैनिकों के सर्जिकल हमले के मॉडल को पसंद करते हैं, इसलिए यह सोचना संभव है कि वे कुछ ऐसा ही करने का विचार कर रहे होंगे। तो साफ है, ईरान में देखने लायक बहुत कुछ है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जरूर करें। मैं सैम हूँ, अगले वीडियो में मिलूंगा। ऐसी वीडियो बनाने की समस्या है
जहां हम कई ड्रोन हमले दिखाते हैं, भले ही कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल ना हो। YouTube आमतौर पर हमारे वीडियो को डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। दरअसल पिछले हफ्ते हमारे 4 युद्ध से जुड़े वीडियो YouTube के अनुसार डिमोनेटाइज हो गए। ड्रोन हमले या फ्रंट लाइन फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं को पसंद नहीं, इसलिए वीडियो प्रतिबंधित होते हैं। लेकिन यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है और यही युद्ध यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और उसमें जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमें लगा कि इन सबको कवर करना जरूरी है, इसीलिए हमने खुद का प्लेटफॉर्म बेसिक्स इनसाइडर लॉन्च किया। इसे शुरू से बनाकर हमने किसी भी प्रतिबंध से बचाव किया है। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंटलाइन फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता। इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए क्योंकि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को विज्ञापनों से फंड नहीं करते, बल्कि आपके समर्थन से फंड करते हैं। तो अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जो हम यहाँ YouTube पर अपलोड नहीं कर सकते, तो जरूर basicsinsider.com पर हमसे जुड़ें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़ने पर आप हमारा सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले से अपलोड किया है और वो सारे वीडियो भी जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारी कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।